हेलो एंड वेलकम टू ट्रिपल एस क्लासेस। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे टेबुलेशन ऑफ डेटा। इससे पहले हमने क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा पढ़ा, जिससे हम कभी कभी कंपाइलेशन ऑफ डेटा भी कहते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा और कंपाइलेशन ऑफ डेटा ये डायरेक्टली आपके सिलेबस में मेंशन है, कंपाइलेशन एंड टेबुलेशन ऑफ डेटा। इसके बाद थोड़ा सा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का भी आपको मैं ब्रीफ ओवरव्यू दूंगा। पिछली बार जब मैं ये टॉपिक पढ़ा रहा था कि मुझे पता है स्टूडेंट्स बहुत जल्दबाजी में होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे यहाँ पे पुश किया था कि सर आप थोड़ा सा जल्दी जाए। फिर भी मैंने ब्रीफ ओवरव्यू दिया था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का, जहाँ मैंने आपको हिस्टोग्राम्स वगैरह के बारे में पढ़ाया था। और उसमें आपने देखा फिर एक सिंपल सा क्वेश्चन आ भी गया था उसमें से। इसलिए आप मुझे जल्दबाजी करने पे मजबूर ना करें प्लीज़। अगर आप मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैसेज आ रहा है कि सर आप कब सिलेबस कंप्लीट करें और जल्दी करें। अगर मैं जल्दबाजी करूंगा तो बहुत सारी चीज़ें मुझे स्किप करनी पड़ेंगी, और मेरा ये मन नहीं कर रहा है कि मैं कुछ चीज़ों को स्किप करूं। आपने देखा होगा पीए में एक पॉइंट से बहुत सारे स्टूडेंट्स ड्रॉप हो गए। एक पॉइंट का 0.25 से बहुत सारे स्टूडेंट्स ड्रॉप हो गए। एक पॉइंट में नियर अबाउट 50 to 60 स्टूडेंट्स आ रहे हैं, और 0.25 में 20 to 30 स्टूडेंट्स आ रहे हैं। इसलिए आप बिल्कुल जल्दबाजी ना करें, अभी आपके पास टाइम है। आप अच्छी तरह से ध्यान लगा के मेरे वीडियोस को देखें। और हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कहा था कि सर क्या आप हमारे वीडियोस जो है आगे आप कंटिन्यू करेंगे। कल सुमित सर की तरफ से आपको कोई वीडियो मिला था। देखिए बेटा, मैंने आपको पहले दिन ही कमिटमेंट दी थी कि मैं आपका जो है सिलेबस है कंप्लीट करके रखूँगा। हालांकि मेरी बहुत सारी मसरूफियतें हैं, मेरे बहुत ज़्यादा बिजी स्केड्यूल है। उस स्केड्यूल को मैंने होल्ड पे रख के आपके साथ जो मैंने कमिटमेंट की है उसको मैं पूरा कर रहा हूँ। पीडीएफ्स अगर आपको नहीं मिल रही हैं तो मैंने सुमित सर से बात की है, मैंने उनसे एक्सेस भी लिया है। आज के बाद हर रोज़ आपको हर एक लेक्चर का, जो जिस दिन हमारा लेक्चर होगा, डेली आपको पीडीएफ मिल जाएगा आपके टेलीग्राम चैनल पे। और हाँ, पीडीएफ की आपको बिल्कुल परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है। एट द कंप्लीशन ऑफ द सिलेबस मैं आपको एक फुल कंपाइल्ड स्टैटिस्टिक्स का जो हमारे पास पीडीएफ बन जाता है, मैं आपको वो आपके हमारे टेलीग्राम चैनल में आप वहाँ पे अपलोड कर दूंगा, तो वहाँ से आप ले सकते हैं। खाली आपको इस टाइम ध्यान रखना होगा मेरे वीडियोस पे। जो ही मेरा वीडियो आ रहा है आप कोशिश करें कि आप उसको जल्द देखें, 1 या 2 दिन में, क्योंकि मैं उसमें कमेंट सेक्शन वगैरह को देखता हूँ उसके बाद। और उसी टाइम मैं दूसरे लेक्चर में उसको उसके जो क्वेश्चंस वगैरह आते हैं उनको इंक्लूड करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप लेट देख रहे हैं मेरे वीडियोस को तो फिर मैं उन कमेंट सेक्शंस को नहीं देख पा रहा हूँ, उस आपकी क्वेश्चंस वगैरह को नहीं देख पा रहा हूँ। ठीक है, चलिए। आप मैं जिस तरह से चल रहा हूँ, मैं नेचुरल फॉर्म में चल रहा हूँ। हर एक दिन आपका एक लेक्चर आता है। प्लीज़ आप थोड़ा सा पेशेंस रखें, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। मैंने ये जिम्मेवारी ली है और मुझे पता है किस तरह से पढ़ाना है। थोड़ा सा सब्र रखें आप, बिल्कुल आप जल्दबाजी में ना चले जाएं। आज का हमारा लेक्चर है टेबुलेशन ऑफ डेटा। अभी तक हमने कंपाइल किया डेटा को या क्लासिफाई किया डेटा को, अब हमें डेटा को टेबुलेट करना है। ये टेबुलेशन का कॉन्सेप्ट कब आया था? जब डेटाबेस का कॉन्सेप्ट आया था, व्हेन द मिशन टू मून वाज स्टार्टेड इन यूएस। यूएस में जब मिशन टू मून स्टार्ट हुआ था, मून पे जाना था, तो इस पे क्या हुआ था, इसमें इसके लिए बहुत सारी फाइल्स बनी थी, और हर एक फाइल का अलग अलग नाम रख दिया गया था। यहाँ पे हर एक चीज़ की अलग अलग फाइल बनी थी, तो इनका नाम रख दिया गया था। और इसमें बाद में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी इन फाइल्स को हैंडल करते समय। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ यूएस ने ये डिसीजन लिया कि हम इस तरह से डेटा को नहीं रखेंगे। यहाँ पे हमें हर एक चीज़ की अलग अलग फाइल बनानी पड़ेगी। इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने डेटा को टेबुलेट किया। उन्होंने टेबुलर फॉर्म में डेटा रखा, और यहाँ पे हर एक चीज़ के रिलेटेड अलग अलग टपल में, जिसे हम टपल भी कहते हैं, रिकॉर्ड भी कहते हैं, या रो भी कहते हैं, रो में हर एक चीज़ के रिलेटेड डेटा रखा। इस तरह से हमें एक तो सर्चेबल भी रहा ये डेटा, दूसरा एनालिसिस करने के लिए हमें इजी भी हो गया यहाँ पे। तो यहाँ से स्टार्ट हुआ आपका टेबुलेशन ऑफ डेटा। आप सोच लीजिए, अगर आपके पास फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी में बड़ी बड़ी कंपनीज, अगर आप देखेंगे, गूगल देखेंगे, कॉग्निजेंट देखेंगे, और बाकी कंपनीज, तो आप देखेंगे उनमें मोर देन 2 लाख 3 लाख एम्प्लॉयज़ होते हैं। अगर वो हर एक एम्प्लॉय का डेटा के लिए एक वर्ड फाइल बनाते हैं, टेक्स्ट की सूरत में ये डेटा रखते हैं, तो आप देख लीजिए उनके पास 2 से 3 लाख फाइल्स बन जाएंगी। और ये इतना ह्यूज डेटा होगा, उनको उन चीज़ों में अपडेशन लाने के लिए, फॉर एग्जांपल सैलरी पे की, या कोई जो एम्प्लॉय है वो यहाँ से निकल गया, कंपनी से निकल गया, या कोई नए एम्प्लॉय आया, तो उनके पास कितनी फाइल्स बन जाती हैं, ये अलग अलग टेक्स्ट फाइल्स। इसलिए क्या हो गया, उन्होंने ये टेबुलेशन ऑफ डेटा स्टार्ट किया। अब अगर कंपनी में यहाँ पे मेरे पास 2 लाख एम्प्लॉयज़ है, जैसे आप एक्सेल शीट वगैरह में देखते हैं, वहाँ पे आप टेबुलर सूरत में डेटा को रख सकते हैं। यहाँ पे रोज़
जो है हमारे पास, ये एक रिकॉर्ड को रिप्रेजेंट करती हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास एम्प्लॉय 1 की एम्प्लॉय आईडी 1 है, दूसरी की 2 है, तीसरे की 3 है और चौथे के 4 है, एंड सो ऑन अप टू 2 लाख। तो उनका जो डेटा है, नेम, फ़ोन नंबर, क्वालिफिकेशन वगैरह सब डेटा मेरे पास यहाँ एक टेब्यूलर फॉर्म में रहता है, रोज एंड कॉलम्स में। इसी को हम कहते हैं टेबुलेशन ऑफ डेटा। चलिए डेफिनेशन पे जाते हैं। सिस्टमैटिक एंड लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमेरिक डेटा। जो हमारे पास न्यूमेरिक डेटा होता है इन रोज एंड कॉलम्स, जब उसको हम रोज एंड कॉलम्स में लॉजिकली रिप्रेजेंट करते हैं, उससे हम कहते हैं टेबुलेशन ऑफ डेटा। ठीक है, रोज मीन्स हॉरिजॉन्टल एंड कॉलम्स मीन्स वर्टिकल। ठीक है, तो इस सूरत में जब आप एक टेबल की सूरत में डेटा को रखते हैं, उससे हम कहते हैं टेबुलेशन ऑफ डेटा, एज सिंपल एज इट इज। अच्छा, हम ये टेबुलेशन क्यों करते हैं, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है? सबसे पहला, टू सिंप्लीफाई द कम्प्लेक्स डेटा। जो हमारे पास कम्प्लेक्स डेटा होता है, मैंने अभी बताया आपको, अगर टेक्स्ट फाइल्स की सूरत में आपके पास डेटा होगा तो आपके पास एक ह्यूज डेटा होगा। हर बार आपको टेक्स्ट फाइल ओपन करनी पड़ेगी, उसके बाद हर एक एम्प्लॉय की सैलरी वहाँ पे आपको मेंशन करनी पड़ेगी, इसकी सैलरी पे हो गई है। और आप देख लीजिए, अगर आपके पास बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होंगे तो 2 लाख फाइल्स आपको ओपन करनी पड़ेगी, वहाँ पे मेंशन करना होगा। इससे हमने क्या किया, हमने रिप्लेस किया इसको टेबुलेशन से, तो हमारा जो काम कॉम्प्लेक्स था उसको हमने सिंप्लीफाई कर दिया। क्लियर? नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? टू ब्रिंग आउट इंपॉर्टेंट फीचर्स। जब हम डेटा को टेबुलेट करते हैं, यहाँ पे हमारे लिए एनालिसिस करना बहुत ईजी हो जाता है। तो हमारे पास जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं, वो हमारे सामने आ जाती है। नेक्स्ट इज टू फैसिलिटेट कंपैरिजन। जब हमारे पास एक ही फाइल में, एक ही टेबुलर फॉर्म में हमारे पास बहुत सारे एम्प्लॉयज़ का डेटा होता है, तो हम उसमें डेटा को कंपेयर कर सकते हैं। इट्स वेरी इजी। ठीक है, लेकिन जैसे मैंने आपको बोला, अगर हमारे पास अलग अलग एम्प्लॉय की अलग अलग टेक्स्ट फाइल्स रहेंगे, तो उन टेक्स्ट फाइल्स को आप कैसे कंपेयर करेंगे एक दूसरे के साथ? ठीक है, तो इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, पॉसिबल तो है लेकिन बहुत मुश्किल है। अगर आपके पास टेबुलर फॉर्म में सारा डेटा है, तो यहाँ पे आप अच्छी तरह से कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आप अच्छी तरह से एनालाइज कर सकते हैं, अच्छी तरह से कंपैरिजन कर सकते हैं डेटा के दरमियान। नेक्स्ट इज टू फैसिलिटेट स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। जैसे मैंने आपको बोला कि अगर आपको आगे एनालिसिस करना होगा, डेटा को देखना होगा, उसमें से कुछ रिजल्ट्स निकालने होंगे, कुछ कंक्लूजन करना होगा, टोटल करना होगा फॉर एग्जांपल, तो वो सभी चीज़ें आपके लिए पॉसिबल हो जाती है अगर आप टेबुलेट करते हैं डेटा को। लास्ट वन इज टू सेव स्पेस एंड टाइम। मैंने आपको पहले भी कहा था कि हमारे पास ह्यूज डेटा बनता है अगर हमारे पास टेबुलर फॉर्म में डेटा नहीं होता है, तो इससे हमारा स्पेस भी बच जाता है और टाइम भी बच जाता है। पहले एग्जांपल में मैंने आपको बताया था, अगर आपको 2 लाख एम्प्लॉयज़ है तो 2 लाख एम्प्लॉयज़ की अलग अलग टेक्स्ट फाइल्स होती हैं। फॉर एग्जांपल कंसिडर कीजिए, एक डॉक फाइल है हमारे पास, टेक्स्ट फाइल है, तो 2 लाख टेक्स्ट फाइल्स आपको ओपन करनी पड़ेंगे और उसके बाद उनका सैलरी को अपडेट करना पड़ेगा। इनकी सैलरी पे हो गई है, तो आपको टाइम कितना लगेगा और उसके लिए स्पेस कितनी लगेगी। ठीक है, तो ये स्पेस और टाइम का जो आपके पास इशू आ जाता था, अगर आपके पास नॉर्मल फॉर्म में होता था डेटा, ये यहाँ पे कम हो जाता है टेबुलेशन ऑफ डेटा के थ्रू। ठीक है, ये थे कुछ ऑब्जेक्टिव्स जिसके लिए हमें ज़रूरत पड़ी कि हम डेटा को टेबुलेट करेंगे। अच्छा, इसके लिमिटेशंस क्या है, इसके नुकसान क्या है? ठीक है, लिमिटेशन इसकी पहली ये है, लैक ऑफ डिस्क्रिप्शन। जब हम डेटा को टेबुलर फॉर्म में रखते हैं तो उसके साथ उसकी डिस्क्रिप्शन नहीं होती है। ठीक है, हम एक कॉलम नेम देते हैं, रो नेम देते हैं, लेकिन इसकी डिस्क्रिप्शन नहीं लिखते हैं टेबल में। हमारे पास जो रिजल्ट्स होते हैं, हमारे पास जो डेटा होता है, उसको हम देख सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास फुल डिस्क्रिप्शन नहीं होती है टेबुलर फॉर्म में। ठीक, नेक्स्ट इज इनकेपेबल ऑफ प्रेजेंटिंग इंडिविजुअल आइटम्स। इसमें हम इंडिविजुअल आइटम्स को प्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक बंदे का जो आपके पास है रोल नंबर है, सॉरी एक स्टूडेंट का रोल नंबर है, दूसरे स्टूडेंट का नेम है, इसी तरह अलग अलग चीज़ों को हम यहाँ पे एक ही टेबल में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। यहाँ पे कलेक्टिव डेटा होता है टेबुलर फॉर्म में। ठीक है, नेक्स्ट इज नीड्स एम्पल नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। और डेटा को टेबुलेट करने के लिए आपके पास अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। कैसे? देखिए, जब अगर आप में से कुछ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स होंगे तो उनको पता होगा, जब हम टेबुलेट करते हैं डेटा को, तो एक ही ह्यूज टेबल में मैं 2 लाख जो हमारे पास एम्प्लॉयज़ हैं उनका डेटा नहीं रख सकता, इसलिए मेरे पास बहुत सारे टेबल्स होते हैं। ठीक है, ये मेरे पास टेबल 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, इसी तरह मेरे पास बहुत सारे टेबल्स होते हैं। इन टेबल्स को मैं एक दूसरे के साथ कनेक्ट करता हूँ। ठीक है, हर एक टेबल के लिए एक अलग आइडेंटिफिकेशन होती है, इसकी अलग आइडेंटिफिकेशन, इसकी अलग आइडेंटिफिकेशन, जिसे हम प्राइमरी की कहते हैं। जो इस टेबल को रिप्रेजेंट करती है उसे हम क्या कहते हैं? प्राइमरी की। और एक टेबल को दूसरी टेबल के साथ कनेक्ट करने के लिए अगर हमें किसी की जरूरत पड़ती है तो उसे हम कहते हैं फॉरेन की। ठीक है, तो यहाँ पे लिंक बनानी पड़ती है।
अगर हमने अपडेट करना होगा एक चीज को तो दूसरा टेबल भी अपडेट होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे पास ये यहाँ पे जो हमें नॉलेज की ज़रूरत है इस टेबुलर फॉर्म में, ये इजी नहीं है। एक टेबल आपने बना दिया, अगर एक ही टेबल फॉर्म में आप डेटा रखेंगे तो वो बहुत ह्यूज डेटा हो जाएगा, आप उसको हैंडल नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम उस टेबल को छोटे छोटे टेबल्स में तोड़ देते हैं और उसके बाद उन टेबल्स को ज्वाइन करते हैं। क्लियर? तो ये एक आम शख्स नहीं कर सकता है जिसको डेटाबेस का नॉलेज नहीं हो, ये वही शख्स करता है जिसको कंप्यूटर का अच्छा नॉलेज हो, ठीक है, और नॉलेज भी हो और अंडरस्टैंडिंग भी हो इन चीज़ों की। ये थी कुछ लिमिटेशंस जब हम डेटा को टेबुलेट करते हैं। अच्छा, हमारे पास जो टेबल है इसका जनरल फॉर्मेट क्या है, इसमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सबसे पहला है हमारे पास जो टॉप पे हमारे पास रहता है वो है हमारे पास टेबल नंबर। ये टेबल नंबर जो होता है ये यूनिकली रिप्रेजेंट करता है टेबल को। अगर आप में से कुछ पीजी के स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा जब हम डिसर्टेशन बनाते हैं, ठीक है, या आप थीसिस वगैरह बनाते हैं तो उसमें हमारे उस डिसर्टेशन में बहुत सारे टेबल्स रहते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको रेफरेंस देनी होगी किसी टेबल को तो यहाँ पे ज़रूरी होता है कि आपके पास टेबल नंबर हो। तो ये टेबल नंबर क्या करता है, यूनिकली आइडेंटिफाई करता है एक टेबल को। नेक्स्ट नेक्स्ट रहता है हमारे पास टाइटल। टाइटल यानी कि टेबल का नाम, ये डेटा किस चीज़ के रिलेटेड है, ये टाइटल में बिल्कुल यहाँ पे अच्छी तरह से एक्सप्लेन होना चाहिए। जिस तरह से फॉर एग्जांपल आप ईमेल भेज रहे हैं किसी को, तो वहाँ पे जो आपका ईमेल दिख रहा है वो मोस्टली वहाँ वो आपके बॉडी वगैरह को नहीं देखते हैं, ठीक है, आपकी ईमेल की बॉडी को नहीं देखते हैं, लेकिन ईमेल के टाइटल जो आपका सब्जेक्ट लाइन होता है ईमेल का उसको देखते हैं वो। क्लियर? तो ये जो आपके टाइटल है यहाँ पे टेबल का, तो ये सब्जेक्ट लाइन का काम करते हैं, यानी कि इस टेबल में जो डेटा है उसके रिलेटेड कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपके टाइटल से मिलनी चाहिए। नेक्स्ट इज यहाँ पे हमारे पास ऊपर रहता है हेड नोट। हेड नोट हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ठीक है, हम इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। और यहाँ पे हमारे पास रो हेडिंग रहते हैं जो रोज को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसे हम रो हेडिंग भी कहते हैं, इसे हम स्टब भी कहते हैं। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास कॉलम हेडिंग्स रहते हैं, इनको हम कैप्शन भी कहते हैं, इनको हम कॉलम हेडिंग्स भी कहते हैं। सब हेडिंग भी रह सकती है, रह भी सकती है, नहीं भी रह सकती है, ठीक है, सब हेडिंग रह भी सकती है किसी टेबल में और किसी टेबल में नहीं रह सकती है, मैं आपको बताऊंगा जब हम क्लासिफिकेशन ऑफ टेबल्स पढ़ेंगे। इसके बाद यहाँ पे हमारे पास जो आता है ये आता है टोटल, लेकिन किस चीज़ का टोटल, रोज का टोटल। रोज को टोटल करके यहाँ पे हमारे पास रो टोटल आता है और कॉलम्स का टोटल करके हमारे पास यहाँ पे कॉलम टोटल आता है। क्लियर? ये मेंशन करता है यहाँ पे रो टोटल, ये मेंशन करता है, ये यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है कॉलम टोटल। और यहाँ पे ये जो हमारे पास ये वाला सेक्शन है ये हमारे पास ओवरऑल टोटल देता है, रो टोटल प्लस कॉलम टोटल। क्लियर? अच्छा, ये था हमारे पास टेबल। और लास्ट में हमारे पास इस टेबल के नीचे रहता है, एक रहता है सोर्स नोट, सोर्स नोट, और उसके नीचे रहता है फुट नोट। सोर्स नोट क्या मेंशन करता है, सोर्स नोट मेंशन करता है कि ये डेटा का सोर्स क्या है, ये जो हमने टेबल यहाँ पे बनाया इसका सोर्स क्या है, इसका रेफरेंस क्या है, कहाँ से लिया हमने ये डेटा। इसके बाद आता है हमारे पास फुट नोट। फुट नोट को हम कभी कभी नोट भी कहते हैं। तो फुट नोट क्या रिप्रेजेंट करता है, फुट नोट अगर कोई एक्सेप्शन वगैरह हो तो आप इस चीज़ में मेंशन करते हैं। इन सभी टेबल के पार्ट्स को हम एक एक करके यहाँ पे नीचे समझेंगे, आप पूरा ध्यान रखिएगा। इसमें इसमें कोई कभी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये जो यहाँ पे आपका पूरा डेटा रहता है इससे हम कहते हैं बॉडी, जिसमें आपका न्यूमेरिक डेटा रहता है, ठीक है। चलिए पहले देखते हैं हम इस टेबल में जो हमने पार्ट सभी मैंने आपको बताया वो हम एक एक करके देखते हैं। पहला हमारे पास रहता है टेबल नंबर। ये मैंने आपको बताया इट इज़ द फर्स्ट आइटम मेंशन्ड ऑन द टॉप ऑफ द टेबल। ये टेबल के टॉप पे पहला आइटम जो रहता है वो रहता है हमारे पास टेबल नंबर। आइडेंटिफिकेशन एंड रेफरेंसेस, मैंने आपको बताया ये आइडेंटिफाई करता है, जब हम रेफरेंसेस वगैरह देते हैं ना कहीं पे थीसिस में या कहीं पे हमें टेबल का रेफरेंस देना होगा तो किस तरह से हम देंगे, टेबल नंबर को मेंशन करके, ठीक है। जिस तरह से एसएसबी की किसी नोटिफिकेशन को रेफर करना होगा तो वो क्या देते हैं, नोटिफिकेशन नंबर, इसी तरह यहाँ पे टेबल नंबर रहता है। तो ये एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन देता है टेबल को। उसके बाद रहता है हमारे पास टाइटल। टाइटल रहता है सेकंड आइटम जस्ट अबोव द टेबल। ये टेबल के ऊपर रहता है सेकंड आइटम। पहले क्या रहता है, पहले रहता है टेबल नंबर, उसके बाद क्या रहता है, उसके बाद रहता है टाइटल। या ये टेबल नंबर के नीचे रह सकता है या ये राइट साइड ऑफ द टेबल नंबर रह सकता है, ठीक है। दोनों तरीके से ये आप इसको पा सकते हैं। टाइटल या तो बिल्कुल टेबल नंबर के नीचे होगा या टेबल नंबर के साथ में होगा, दोनों सूरतों में हो सकता है। अच्छा, इसके बाद आता है हमारे पास हेड नोट, जो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आता है आपका टेबल नंबर,
उसके बाद आता है टाइटल और उसके बाद आता है हेड नोट। हेड नोट क्या होता है? ये होता है थर्ड आइटम, ठीक है। तो थर्ड आइटम जस्ट अबव द टेबल। इसमें क्या, इसको हम कभी कभी प्रिफेटरी भी कहते हैं, ये याद रखिएगा, ये पूछा जाता है क्वेश्चन। हेड नोट इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रिफेटरी। इंफॉर्मेशन अबाउट द यूनिट ऑफ डेटा, जो रिप्रेजेंट करता है यूनिट ऑफ डेटा, जो डेटा आप इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं उस डेटा का यूनिट क्या है। फॉर एग्जांपल आप पैसों की यहाँ पे बात करें, यहाँ पे पैसों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो यहाँ पे करेंसी का यूनिट आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वेदर पॉपुलेशन इज इन लैक्स, इट इज़ इन करोर्स, इट इज़ इन मिलियंस, इट इज़ इन बिलियंस, जो आप यूनिट यूज़ कर रहे हैं वो यूनिट आप मेंशन करेंगे हेड नोट में। एग्जांपल यहाँ पे दी गई है करेंसी, क्या आप रुपी में यूज़ कर रहे हैं, रुपी का करेंसी यूज़ कर रहे हैं कि डॉलर का कर रहे हैं, आप क्विंटल्स यूज़ कर रहे हैं कि टन्स यूज़ कर रहे हैं। जनरली गिवन ब्रैकेट्स, ये ब्रैकेट्स में मेंशन किया जाता है। चलिए, ये था हेड नोट। इसके बाद आता है हमारे पास कैप्शन। कैप्शन को हम कहते हैं कॉलम हेडिंग, क्लियर। या इससे हम कभी कभी कैरेक्टरिस्टिक्स भी कहते हैं, या इससे हम कभी कभी एट्रीब्यूट भी कहते हैं। कॉलम रहता है ना हमारे पास, तो कॉलम की एक हेडिंग होनी चाहिए, किसके रिलेटेड है ये डेटा, उससे हम कैप्शन भी कहते हैं, कॉलम हेडिंग भी कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक भी कहते हैं, या एट्रीब्यूट भी कहते हैं। याद रखिएगा इन चारों चीज़ों को। तो ये जो हमारे पास कॉलम हेडिंग होती है, ये होती है टॉप ऑफ ईच कॉलम। अच्छा, एक्सप्लेन्स डेटा इन ए कॉलम, ये कॉलम में जो हमारे पास डेटा होता है उसको एक्सप्लेन करता है किसके रिलेटेड ये डेटा है। नेक्स्ट है हमारे पास स्टब। स्टब या रो हेडिंग, ठीक है। यहाँ पे जब हमारे पास डेटा होता है तो यहाँ पे हमारे रो हेडिंग भी होनी चाहिए जो इस पूरे रो को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ये रो हेडिंग को हम कभी कभी स्टब भी कहते हैं, क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। रो हेडिंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्टब। अच्छा, ये जो हमारे पास स्टब है ये क्या होता है? टाइटल ऑफ द हॉरिजॉन्टल रोज। जिस तरह कॉलम को रिप्रेजेंट करता था कॉलम हेडिंग, इसी तरह रो को रिप्रेजेंट करता है रो हेडिंग और स्टब, ठीक है। नेक्स्ट इज बॉडी। जो मैंने आपको बताया कि जो बॉडी होता है टेबल का उसमें रहता है न्यूमेरिक डेटा इन कॉलम्स एंड रोज, चाहे वो कॉलम्स की सूरत में हो या रोज की सूरत में हो। ये जो आपके जिसमें एक्चुअल डेटा रहता है, ना कि टाइटल्स, ना कि कॉलम हेडिंग्स, ना रो हेडिंग्स, जिसमें एक्चुअल डेटा रहता है उससे हम कहते हैं बॉडी। नेक्स्ट आता है हमारे पास फुटनोट। फुटनोट क्या होता है? फुटनोट होता है टू एक्सप्लेन द नॉन एक्सप्लेनेटरी थिंग्स। अगर कुछ चीज़ें आपने मेंशन की हुई हैं टेबल में, अगर वो अच्छी तरह से एक्सप्लेन नहीं हो रही है, थोड़ा सा ब्रीफ एक्सप्लेनेशन देने के लिए आप फुटनोट को यूज़ कर सकते हैं। और एक्सेप्शंस इफ एनी। फॉर एग्जांपल एक्सेप्शंस किस तरह से? आपने यह टेबल में रिप्रेजेंट किया है कुछ डेटा, तो नीचे आप एक्सेप्शन में लिख रहे हैं द डेटा ऑफ लद्दाख इज एक्सक्लूडेड, ठीक है। लद्दाख इज एक्सक्लूडेड, ये आपका एग्जाम्पल से मैं समझाऊंगा आगे। तो इस तरह की एक्सेप्शन हो सकती है जो आप फुटनोट में मेंशन कर सकते हैं। सर्कमस्टेंसेस इफेक्टिंग द डेटा, यहाँ आप सर्कमस्टेंसेस मेंशन करेंगे कि इस डेटा में वेरिएशंस आ सकते हैं अगर आप किसी और सिचुएशन में इस डेटा को देख लेंगे। तो वो सभी चीज़ें आप अपनी फुटनोट में उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उनको मेंशन कर सकते हैं अपने फुटनोट सेक्शन में। अभी हम पार्ट्स ऑफ जो टेबल पढ़ रहे हैं, हम आगे इसकी एग्जाम्पल भी देखेंगे तो वहाँ पे आपको और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास सोर्स नोट, ठीक है। सोर्स नोट जो है हमारे पास सोर्स देता है कि डेटा कहाँ से हमने लाया, स्टेटमेंट इंडिकेटिंग द सोर्स ऑफ डेटा, ठीक है। इसका रेफरेंस क्या है, ये डेटा अगर हमने लिया है तो कहाँ से लिया है, वो पूरा रेफरेंस होना चाहिए, ठीक है। उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सोर्स नोट से। चलिए, अब जो हमारे पास टेबल जो मैंने अभी बताया आपको, उसको हम देखते हैं कैसे होता है ये। यहाँ पे मेरे पास टेबल नंबर है जो मैंने आपको बताया था। यहाँ पे मैंने इसको टाइटल जो है इसके राइट साइड में दिया हुआ है, या आप इसके नीचे भी लिख सकते हैं। इसके नीचे आता है हमारा जिसको हम कहते हैं हेड नोट, ठीक है। तो हेड नोट क्या है हमारे पास? इंक्लूड्स ऑल रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स। ये हमारे पास टाइटल जो है वो है रिकॉर्ड ऑफ ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स फैकल्टी वाइज। ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स यानी कि अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स लिख सकते हैं आप। जो हमारे पास ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स है किसी कॉलेज में, फैकल्टी वाइज हम उनका रिकॉर्ड दे रहे हैं इसमें। इट इंक्लूड्स ऑल द रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स, तो इसमें इंक्लूड है सभी रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स। ये मैंने हेड नोट में लिखा, क्लियर। नेक्स्ट टाइम हमारे पास जो मैंने आपको बताया था, ये हमारे पास रहता है रो हेडिंग। रो हेडिंग में किस किस को मेंशन करता है? बीएससी, बीकॉम, बीए, ठीक है। फैकल्टी कौन कौन है, तो इसको कौन रिप्रेजेंट करता है? फैकल्टी। ये हमारे पास रो हेडिंग बन जाता है। अब हमारे पास कॉलम हेडिंग क्या है?
ये है एक कॉलम हेडिंग और ये है दूसरा कॉलम हेडिंग, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स एंड सेकंड ईयर स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स में बॉयज़ भी आते हैं, गर्ल्स भी आते हैं, सेकंड ईयर में बॉयज़ भी आते हैं, गर्ल्स भी। ये सब हेडिंग हुआ 1, ये सब हेडिंग 2, सब हेडिंग 1, सब हेडिंग 2। ठीक है, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स के बॉयज़ और गर्ल्स को हमने रिप्रेजेंट किया यहाँ पे। तो ये फर्स्ट ईयर यहाँ पे कॉलम हेडिंग बना, इसके 2 सब हेडिंग्स है। इसके बाद ये यहाँ पे कॉलम हेडिंग बना और इसके 2 सब हेडिंग्स हैं यहाँ पे। क्लियर। और ये हमारे पास है रो टोटल, जो पूरे रोज को जब हम सम करेंगे तो यहाँ पे आपको रो टोटल मिल जाएगा। इसी तरह यहाँ पे आपको रो टोटल मिल जाएगा, यहाँ पे आपको रो टोटल मिल जाएगा। क्लियर। यहाँ से आप सम करेंगे तो यहाँ पे आपको कॉलम टोटल मिल जाएगा, यहाँ पे आप रिप्रेजेंट इसको सम करेंगे, यहाँ पे कॉलम टोटल मिल जाएगा। ये कॉलम टोटल है और ये कॉलम टोटल है। अच्छी तरह से आप ध्यान लगा लीजिए इसमें मैं किस तरह से आपको समझा रहा हूँ। अच्छा, ये जो मेरे पास है ये ओवरऑल टोटल है। अगर आप इसको सम करेंगे तो इसके बराबर आ जाएगा, अगर आप इसको सम करेंगे तो इसके बराबर आ जाएगा। दिस इज द ओवरऑल टोटल। तो जो अभी हम पढ़ रहे थे पार्ट्स ऑफ टेबल, वो सभी यहाँ पे मैंने एक एक करके मेंशन की है। सबसे पहले टेबल नंबर, उसके बाद टाइटल, हेड नोट, कॉलम हेडिंग, हेडिंग, रो टोटल, कॉलम टोटल एंड ओवरऑल टोटल। ठीक है, इसके बाद आता है हमारे पास सोर्स नोट। सोर्स नोट क्या मेंशन करता है? इट रिप्रेजेंट्स द रेफरेंस, कहाँ से लिया हमने डेटा? एडमिशन डिपार्टमेंट एबीसी कॉलेज। अगर हमारे पास ये एबीसी कॉलेज का डेटा है तो हमने उनके एडमिशन डिपार्टमेंट से ये डेटा लिया हुआ है। फुट नोट में हमने क्या क्या मेंशन किया है? लेट रजिस्ट्रेशन आर नॉट इंक्लूडेड। एक्सेप्शन है कि नहीं? जिन स्टूडेंट्स ने लेट रजिस्ट्रेशन की है उनका डेटा इसमें इंक्लूड नहीं है। ये मैं फुट नोट में मेंशन कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने आपको बताया कि सोर्स नोट को हम कैसे मेंशन करते हैं, फुट नोट को कैसे मेंशन करते हैं। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछा जा सकता है, इसलिए मैं चाहता था कि अच्छी तरह से आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, इसलिए मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल भी आपके सामने पेश किया है। अच्छा, अब जो हमारे पास हमें तो पता चला कि टेबुलर फॉर्म क्या होती है, उसके बाद हमने ये भी देखा कि टेबल के पार्ट्स क्या होते हैं। अब हमने देखना है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टेबल क्या होते हैं, जो अच्छे टेबल की निशानियां हैं वो क्या होती है, क्या खूबियां होती है एक अच्छे टेबल में। सबसे पहले टाइटल कंपैटिबल विद ऑब्जेक्टिव, जिसके लिए हम डेटा बना रहे हैं, जो हमारा ऑब्जेक्टिव, जो हमारा पर्पस है टेबल बनाने का, उससे टाइटल कंपैटिबल भी होना चाहिए। यानी कि वो जो टाइटल हम दे रहे हैं ऊपर टेबल का, उससे पता चलना चाहिए कि हम इस डेटा को क्यों यहाँ पे टेबुलेट कर रहे हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव के साथ वो कंपैटिबल होना चाहिए। नेक्स्ट, डेटा शुड बी कंपेरेबल। इस डेटा को इस तरह से हम टेबुलेट करेंगे ताकि हम यहाँ पे कंपेयर कर सकें। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे हम कंपेयर कर सकते हैं कि फर्स्ट ईयर में कितने बॉयज़ हैं और सेकंड ईयर में कितने बॉयज़ हैं, फर्स्ट ईयर में कितनी गर्ल्स हैं, सेकंड ईयर में कितनी गर्ल्स हैं। ठीक है, यहाँ पे अच्छी तरह से आप आराम से कंपैरिजन कर सकते हैं, और यही होती है निशानी एक अच्छे टेबल की। नेक्स्ट इज आइडियल साइज। ज़्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए साइज, ज़्यादा छोटा भी नहीं होना चाहिए साइज, इसलिए एक आइडियल साइज होना चाहिए, न ज़्यादा बड़ा न ज़्यादा छोटा। इसका भी आपको ख्याल रखना होगा एक अच्छा टेबल बनाने के लिए। कॉलम टोटल मेंशन होना चाहिए, रो टोटल मेंशन होना चाहिए, ओवरऑल टोटल जो हमारे पास ये भी इंक्लूड होना चाहिए। ठीक है, जिस तरह से मैंने आपको ऊपर बता दिया। स्टब यानी कि रो हेडिंग, ठीक है, हेडिंग्स, कॉलम हेडिंग्स वगैरह ये सारा मेंशन होना चाहिए, जो मैंने आपको ऑलरेडी पार्ट सब टेबल में बताया। सिंपल, इकोनॉमिकल एंड अट्रैक्टिव। एक तो सिंपल होना चाहिए, ये ज़्यादा होकस पोकस वगैरह नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसमें अच्छी तरह से आपको सब कुछ डेटा जो है उसको एनालाइज करना चाहिए, एनालाइज करने में आसाइश हो, तब जाके इसको सिंपल कहेंगे। इकोनॉमिकल होना चाहिए, इससे डेटा अगर हमने रिट्रीव करना होगा, डेटा देखना होगा इसमें से, या डेटा में अपडेशन करनी होगी, वो हमारे लिए ईजी होना चाहिए। ज़्यादा टाइम भी कंज्यूम नहीं होना चाहिए, और ज़्यादा उसके लिए हमें मेहनत की भी ज़रूरत ना पड़े, इसलिए बड़ा इकोनॉमिकल होना चाहिए। अट्रैक्टिव होना चाहिए, देखने में ही हमें पता चले कि ये डेटा जो है इसको हम देखने में ही एनालाइज करें, तो बड़ा अट्रैक्टिव होना चाहिए डेटा। ये थे कुछ निशानियां जो एक अच्छे टेबल में होनी चाहिए। और दो चीज़ ये आपको याद रखने होंगे, इसमें अच्छे टेबल में एब्रिविएशंस का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। क्लियर। इसमें से एक बार क्वेश्चन आ गया था, गुड टेबल जो हमारे पास रहता है, ठीक है, उसकी निशानी ये है, देयर शुड नॉट बी, सॉरी, एब्रिविएशन शुड नॉट बी यूज्ड इन ए गुड टेबल। ठीक है। दूसरा, नो ओवर क्राउडिंग। डेटा को इस तरह से आप टेबुलेट ना करें, उधर की रोज इधर, इधर की रोज इधर, उधर की कॉलम्स इधर। ठीक है, तो ओवर क्राउडेड डेटा नहीं होना चाहिए, ना ही एब्रिविएशंस का इस्तेमाल होना चाहिए, ना ही ओवर क्राउडेड होना चाहिए डेटा। इन दो चीज़ों का भी ख्याल रखना होगा आपको एक अच्छे टेबल बनाने के लिए। ठीक है, इसमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलें,
नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ टेबल्स। अब हमारे पास ये जो टेबल्स है इसके कितने टाइप्स है, ये डिपेंड करता है ऑन द बेस ऑफ कि किस बेस पे हम क्लासिफाई करते हैं टेबल्स को। अगर हम इसको क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेस ऑफ ऑब्जेक्टिविटी और पर्पस, किस पर्पस के लिए हमारा ये टेबल है, तो आपके पास जनरल पर्पस भी हो सकता है और स्पेशल पर्पस भी हो सकता है। जहाँ जनरल पर्पस जिसमें यानी कि जिसको हमने किसी खास पर्पस के लिए नहीं बनाया है, किसी भी पर्पस के लिए हम उसको यूज़ कर सकते हैं। स्पेशल पर्पस यानी कि रिसर्च और ओरिएंटेड जो हमारा पर्पस है खास, उसी के लिए हम इस डेटा को बना रहे हैं, नेक्स्ट टेबुलेट कर रहे हैं। नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ नेचर एंड ओरिजिनलिटी। ठीक है, ओरिजिनलिटी के बेसिक क्या ये डेटा जो हमने टेबल बनाया ये प्राइमरी टेबल है, ये ओरिजिनल टेबल है, या ये सेकेंडरी टेबल है। सेकेंडरी मीन्स ये डिराइव हुआ है किसी और टेबल से। फॉर एग्जाम्पल प्राइमरी और सेकेंडरी में यहाँ पे आपको समझाता हूँ। प्राइमरी टेबल मतलब फॉर एग्जाम्पल जो गवर्नमेंट ने डेटा कलेक्ट किया है वो हमारे पास सेंसस की सूरत में होता है, तो ये बन गया यहाँ पे हमारे पास प्राइमरी टेबल। अगर हम इस सेंसस से देखेंगे कि मेल्स की लिटरेसी रेट क्या है किसी हर एक डिस्ट्रिक्ट में या हर एक स्टेट में, तो यहाँ पे हमारे पास ये डिराइव्ड टेबल बन जाता है। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिनलिटी भी हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं टेबल्स को। नेक्स्ट रहता है हमारे पास सिंपल यानी कि वन वे टेबल, और कम्प्लेक्स जिसे हम कहते हैं वन वे से ज़्यादा, या टू वे भी हो सकता है, थ्री वे भी हो सकता है और मैनिफोल्ड भी हो सकता है, यानी कि थ्री वे से ज़्यादा। अगर हमारे पास वन वे होगा तो इसमें हम खाली एक एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं। टू वे होगा यानी कि टू वे को हम डबल टेबल भी कहते हैं, तो डबल टू टेबल में दो कैरेक्टरिस्टिक्स इस्तेमाल होते हैं। मैं कल आपको अच्छी तरह से ये चीज़ें समझाऊंगा कि क्या होता है हमारे पास वन वे टेबल, क्या होता है हमारे पास डबल टेबल। डबल टेबल को हम कभी कभी टू वे टेबल भी कहते हैं, और हमारे पास ट्रबल टेबल या थ्री वे टेबल भी होता है। ठीक है, हमारे पास ये जो है ये टेबल, इसे हम ट्रबल टेबल भी कहते हैं या थ्री वे टेबल भी कहते हैं। इसमें तीन एट्रीब्यूट्स के बिना पे हम डेटा को टेबुलेट करते हैं, या तीन से ज़्यादा भी हो सकते हैं, उनको हम कहते हैं मैनिफोल्ड टेबल। क्लियर? ये जो हमारे पास क्लासिफिकेशन ये है ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स या एट्रीब्यूट्स। ठीक है, इस क्लासिफिकेशन को हम दो में डिवाइड करते हैं, एक है सिंपल वन वे जो मैंने आपको बताया, उसके बाद कम्प्लेक्स। ठीक है, ये होता है हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन भी, कैरेक्टरिस्टिक और कंस्ट्रक्शन। ठीक है, ये जो हमारे पास है ये क्लासिफिकेशन याद रखिएगा आप। ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव हमारे पास दो है, जनरल पर्पस, स्पेशल पर्पस। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर और ओरिजिनलिटी हमारे पास प्राइमरी या ओरिजिनल टेबल है, या हमारे पास सेकेंडरी और डिराइव्ड टेबल है। ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स और कंस्ट्रक्शन हमारे पास सिंपल या वन वे टेबल है, या कम्प्लेक्स हो सकता है जिसमें हमारे पास डबल टेबल या टू वे टेबल है, ट्रबल टेबल या थ्री वे टेबल है, या हमारे पास मैनिफोल्ड टेबल हो सकता है। आपको लग रहा होगा कि सर यहाँ पे थोड़ा सा तेज़ जा रहे हैं, लेकिन कल को हमने ये टाइप्स ऑफ टेबल अच्छे से पढ़ने हैं क्योंकि इसमें से भी क्वेश्चन आने के चांसेस है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे आपको थोड़ा सा ब्रीफ ओवरव्यू दिया इस चीज़ का। ठीक है, चलिए आज का लेक्चर यहीं पे कंप्लीट करते हैं, इजाज़त दीजिए, ओके बाय।